हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। जैसा कि आप जानते हैं कि 12th 11th के न्यू सेशंस स्टार्ट हो गए हैं। तो आज मैं आपके सामने 11th और 12th का, जैसा कि मैं अपने स्टार्टिंग सेशन में सबसे पहले सिलेबस को डिस्कशन करती हूँ, क्योंकि जो हम पढ़ने वाले हैं एटलीस्ट हमें पता तो हो कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर आज हम सबसे पहली वाली देखेंगे कि किस तरह से सिलेबस क्या है। आप 11th से 12th में आए तो आपको क्या पढ़ना है, लास्ट ईयर आप क्या पढ़ के आए थे, कितना रिमेनिंग पोर्शंस है, वो सारा कुछ आज हम कंप्लीट करेंगे। तो आप देख रहे होंगे बैकग्राउंड में पूरे बोर्ड पर मैंने कवर किया हुआ है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपने सिलेबस को, क्लास 12th का सिलेबस डिस्कशन। इसमें क्या है, सबसे पहले आप देखेंगे कि यहाँ मैंने यूनिट 6 to 10th लिख रखा है। 6 to 10 क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि 1st to 5th तक का तो जो है कि आप 11th में कंप्लीट करके आए हुए हैं। यहाँ पे आप एनसीईआरटी में भी देखोगे तो आपको 6 to 10 ही मिलेगा। यूनिट का नाम 1st, 2nd, 3rd, 4th नहीं होगा, 6, 7, 8, 9, 10 होगा। तो उसी सीरीज में मैंने यहाँ पर लिख रखा है। सबसे पहले हम देखें यूनिट 6 के बारे में। यहाँ दिया हुआ यूनिट 6 का नाम रिप्रोडक्शन, क्योंकि आपने सारे सिस्टम ह्यूमन फिजियोलॉजी में 11th में पढ़े होंगे। सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, नर्वस एंड एट ऑल, बट रिप्रोडक्शन आपने वहां नहीं पढ़ा है। ऐसे ही अगर आप प्लांट की बात करें तो प्लांट में आपने प्लांट की फिजियोलॉजी हो गई, मॉर्फोलॉजी हो गई, फूड प्रोडक्शन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, ये सब कुछ आपने वहां पढ़ा है, बट आपने रिप्रोडक्शन वहां पर नहीं पढ़ा होगा। तो हम यहाँ पर यूनिट 1st में रिप्रोडक्शन को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर आपके चैप्टर 2nd, 3rd और 4th लिखा है। पहले जो लास्ट ईयर सिलेबस हुआ करता था उसमें टोटल 16 चैप्टर होते थे, बट इस साल से चैप्टर अपडेट हो गए हैं, 3 चैप्टर्स रिड्यूस हो गए हैं। 3 चैप्टर कौन कौन से हुए हैं, इसके पहले एक चैप्टर होता था, एक वो चैप्टर रिड्यूस हुआ है। एक चैप्टर रिड्यूस हुआ है यहाँ से 9th नंबर का चैप्टर, और एक रिड्यूस हुआ है यहाँ से 16th नंबर का चैप्टर। तो अब आपको जो पढ़ना है वो नीट के अकॉर्डिंग भी ये वाले जो है सिलेबस, यही अपडेटेड सिलेबस है, 13 चैप्टर ही आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले बात करें, सेकंड चैप्टर में आप पढ़ोगे फ्लावरिंग प्लांट में जो रिप्रोडक्शन है। मतलब फ्लावरिंग प्लांट में बात करें तो जो एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म है, इनमें रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है, फ्लावर्स का किस तरह से रिप्रोडक्शन में हेल्प होती है, ये सब कुछ आप फ्लावरिंग प्लांट में। इसके बाद ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ह्यूमन बीइंग में मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, फिर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कैसे होता है, ये सब कुछ आप यहाँ पर पढ़ोगे। 4th नंबर पे आता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अब एक आप यहाँ पे रिप्रोडक्टिव हेल्थ देख रहे होगे, एक देख रहे होगे आप यहाँ पे ह्यूमन हेल्थ। ये तो अगर थोड़ा सा अगर हमें कंफ्यूजन हो कि हेल्थ तो दोनों जगह पे लिख रखा है, पर रिप्रोडक्टिव और ह्यूमन हेल्थ में क्या डिफरेंस है। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में जितनी भी सारी हेल्थ की डिसीज हम पढ़ेंगे वो ऐसी पढ़ेंगे जिनमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पूरी तरह से डेवलप होंगे, जैसे कि एडल्ट एज के बाद में जो भी सारी डिसीजेस होती हैं वो सब हम कवर करेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ में। जैसे एड्स हो गई, सिफिलिस हो गई, उसके बाद में जेनाइटल हर्प हो गई, ये सारी जितनी भी हैं वो सब हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ में। और ह्यूमन हेल्थ जो चैप्टर 8 है आपका यूनिट 3rd का, उसमें आप पढ़ोगे ह्यूमन से रिलेटेड डिसीज। मतलब आप ह्यूमन में कोई भी ले सकते हो, चाहे एक न्यूबॉर्न बेबी होगा, चाहे एजिंग एज वाला व्यक्ति होगा, किसी में भी जिनमें डिसीज हो रही है वो सब आप पढ़ोगे ह्यूमन हेल्थ में। इस तरह से आपके ये 3 चैप्टर्स कंप्लीट होंगे रिप्रोडक्शन में। फिर आता है यूनिट 2nd जो है 12th की यूनिट 2nd, बट अकॉर्डिंग टू सिलेबस यूनिट 7th, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। अब जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन में आपकी 3 यूनिट है, 3 चैप्टर्स हैं, और ये नीट के प्रोस्पेक्ट से भी बहुत ज्यादा वेटेज रखते हैं, तो आप इसको बहुत ही ध्यान से पढ़ें। सबसे पहला चैप्टर 5 जो है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। मतलब इसमें आप पढ़ते हो कि जेनेटिक्स क्या होती है, कैसे कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन जाते हैं, कौन सा डोमिनेंट कैरेक्टर होगा, कौन सा रेसेसिव कैरेक्टर होगा। जैसे हम कहें कि मदर के हेयर जो हैं, अगर वो मदर के हेयर स्पाइरल है और कर्ली हेयर कह सकते हैं, और फादर के हेयर जो है वो स्ट्रेट है, तो जनरेशन में जो नेक्स्ट होगा या तो कर्ली होंगे या वो स्ट्रेट होंगे। तो वो कैसे होगा कि कौन सा डोमिनेंट होगा, कौन सा रेसेसिव होगा, डिसीजेस कौन सी होंगी, कैसे कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन जाते हैं, कितने कैरेक्टर्स जाते हैं, ये सब कुछ आप पढ़ोगे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में। सबसे पहले जेनेटिक्स को डिस्कवर किसने किया, इस तरह से स्टडी आप करोगे। इसके बाद आता है मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स। इसमें मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में आप पढ़ोगे, जैसे मैंने कहा एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरेक्टर जा रहा है। अब कैरेक्टर को कोई तो लेकर के जा रहा होगा, तो कैरेक्टर को लेके जाने वाला होता है डीएनए। डीएनए जो होता है इसे हम जेनेटिक मटेरियल भी कहते हैं। तो डीएनए कितने मॉलिक्यूल से मिलकर बना है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, कितने टाइप के डीएनए होते हैं, कैसे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन डीएनए जाता है, डीएनए जेनेटिक मटेरियल क्यों है, आरएनए क्यों नहीं है, ये सब कुछ आप किसमें पढ़ोगे, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में। डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, आरएनए के टाइप, आरएनए कौन कौन से होते हैं, ये सब कुछ आप इसमें पढ़ोगे। इवोल्यूशन में आप पढ़ोगे जब से यूनिवर्स बनी हुई है या यूनिवर्स का ओरिजिन हुआ है, कैसे हुआ यूनिवर्स का ओरिजिन, अर्थ का ओरिजिन कैसे हुआ, सबसे पहले कौन सी गैस आई, उसके बाद में किस तरह से ह्यूमन का इवोल्यूशन हुआ, अर्थ पे सबसे पहले ऑर्गेनिज्म कौन कौन से आए, उसके बाद में यदि हम बात करें
तो पहले मल्टी सेलुलर आए या फिर यूनिसेलुलर आए, फिर उसके बाद में यूकैरियोटिक सेल क्या है, प्रोकैरियोटिक, ये पूरा जितना इवोल्यूशन का स्टेप बाय स्टेप है वो सब आप पढ़ोगे इवोल्यूशन वाले चैप्टर में। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है 12th के प्रोस्पेक्ट से भी और साथ में नीट के प्रोस्पेक्ट से। इसमें से डायरेक्ट कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस आते हैं। अब हम देखें यूनिट 3 जो पढ़ना है उसमें आते हैं 2 चैप्टर्स, चैप्टर 8 और चैप्टर 10। ह्यूमन हेल्थ, जो मैंने पहले बताया कि ह्यूमन हेल्थ में हर टाइप की डिसीजेस के बारे में स्टडी करेंगे। डिसीज क्या होती हैं, एडिक्शन क्या होते हैं, स्टेरॉइड क्या होते हैं या ड्रग्स क्या होती हैं, और माइक्रोब्स एंड ह्यूमन वेलफेयर में आप पढ़ोगे इस वाले चैप्टर में कि हमारे सराउंडिंग नेचर में जितने भी टाइप के माइक्रोब्स होते हैं वो माइक्रोब्स क्या केवल नुकसानदायक होते हैं। जैसे हम बात करें बैक्टीरिया, हमें क्या लगता है बैक्टीरिया मतलब नुकसान की चीज, कहीं ना कहीं हमें उससे नुकसान हुआ, बट ऐसा नहीं है। माइक्रोब्स हमारे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल भी होते हैं। जैसे हम डेयरी प्रोडक्ट में बात करें, फार्मास्यूटिकल में, और उसके बाद में बात करें तो इंडस्ट्रियल लेवल पे और मेडिसिनल लेयर पे बहुत सारी जगह पे माइक्रोब्स का बहुत ज्यादा यूज होता है। तो ये सब आप इस वाले चैप्टर्स में कवर करोगे। इसके बाद मीथेन के प्रोडक्शन में, बायोगैस प्लांट, तो यहाँ से ये वाले 2 चैप्टर्स आपके कवर होते हैं। अब आते हैं यूनिट 9 पे। अकॉर्डिंग टू सिलेबस 9 है बट 12th की यूनिट 4 बायोटेक्नोलॉजी। इसमें 2 चैप्टर्स हैं, छोटी यूनिट है, बहुत ज्यादा डीप में नहीं पढ़ना है कि प्रिंसिपल क्या है, बायोटेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है, क्या है बायोटेक्नोलॉजी, क्यों इसको हम स्टडी कर रहे हैं, अभी और आने वाले फ्यूचर में इसका क्या यूज है। तो ये प्रिंसिपल, टेक्निक क्या है, किसने डिस्कवर किया, क्या मेथड होती है, ये सब आप पढ़ोगे चैप्टर 11 में। और चैप्टर 12 में आप पढ़ते हो एप्लीकेशन, किन किन क्राइटेरियाज में हम बायोटेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं। जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जाम्पल आपको दूं, फ्लेवर सेवर टोमेटो। फ्लेवर सेवर टोमेटो जो होता है, टोमेटो की किस्म है, ये एक तरह की बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन है क्रॉप के फील्ड में। जैसे हम देखते हैं कि टमाटर जो रहता है अगर कुछ समय के लिए बाहर छोड़ दिया जाए तो उसके ऊपर की जो लेयर होती है वो झुर्रीदार हो जाती है, रिंकल्ड हो जाती है, वो खराब हो जाता है टमाटर। तो बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से जीन को डायग्नोस करना कि कौन से जीन के कारण वो लेयर जो है वो रिंकल्ड हो रही है, उस जीन को डायग्नोस करके उसे रिप्लेस करके अच्छा जीन जो लंबे समय तक उसकी लाइफ को बढ़ा दे। तो हमने क्या किया, टोमेटो के फ्लेवर को सेव कर दिया। तो ये इस तरह से कहलाता है फ्लेवर सेवर टोमेटो। अब इसके बाद में तो इस तरह से बहुत सारे क्राइटेरियाज हैं जहां पर हम इनका यूज कर सकते हैं। इसके बाद में इसके बाद आप देखते हैं लास्ट यूनिट जो आपकी है इकोसिस्टम एंड एनवायरनमेंट। इस वाली यूनिट में जो आपको पढ़ना है इकोसिस्टम और एनवायरनमेंट वाले में 3 चैप्टर्स हैं। पहला है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, मतलब पॉपुलेशन कौन सी होती है, किसे पॉपुलेशन कहते हैं, कैरेक्टर क्या है, कौन से इफेक्ट करते हैं, पॉपुलेशन कैसे बढ़ती है, कैसे कम होगी। उसके बाद में पॉपुलेशन की डेंसिटी क्या होती है, कौन से एनवायरनमेंट में पॉपुलेशन ज्यादा ग्रो करती है, ये सारी चीजें। इकोसिस्टम मतलब होता है अपने आसपास का जो भी एनवायरनमेंट है। जैसे हम यहाँ पर टेरेस्ट्रियल में रह रहे हैं, कोई एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, कोई लैंड ऑर्गेनिज्म है, कोई फॉरेस्ट ऑर्गेनिज्म है, तो ये सब किस तरह से रहते हैं, इनका क्या इकोसिस्टम होता है, कौन सा इकोसिस्टम ज्यादा स्पीशीज को गेन करता है और इकोसिस्टम को कौन से कैरेक्टर्स इफेक्ट करते हैं, फूड चेन क्या है, फूड वेव क्या है, कार्बन साइकिल क्या है, नाइट्रोजन साइकिल क्या है, ये सब कुछ आप इकोसिस्टम में पढ़ोगे। और लास्ट आपका जो चैप्टर आता है वो है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी आप लोगों ने 11th में केवल एक वर्ड पढ़ा होगा, बायोडाइवर्सिटी होता क्या है। यहाँ पे आपको पढ़ना है बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। इसका मतलब होता है कि जैसे बायोडाइवर्सिटी जो है, तो आज के समय में कौन सी स्पीशीज खत्म हो चुकी हैं, कौन सी स्पीशीज खत्म होने वाली हैं। इंडिया में यदि हम बात करें तो कहाँ पर बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, कहाँ पे बायोडाइवर्सिटी कम है। उसके बाद में बात करें तो बायोडाइवर्सिटी को हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं, कौन इनका डाटा तैयार करता है कि बायोडाइवर्सिटी कहाँ ज्यादा है, कौन सी स्पीशीज खत्म हो रही है, कौन सी बुक है जो इंडिया में चलती है, ऑल वर्ल्ड में चलती है, इसका हेड ऑफिस कहाँ पर है, ये सारी जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो आप सारी की सारी कहाँ पर पढ़ते हो, बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन में। तो इस तरह से आप देख रहे हो कि आपको इतना पूरा सिलेबस जो है वो 12th के प्रोस्पेक्ट से आपके अप्रैल से लेकर के जनवरी तक की मत, चाहे आप देखो दिमाग में क्या रहता है, हम एमपी बोर्ड वाले, हम सीबीएसई बोर्ड वाले, हम स्टेट बोर्ड के हैं, यूपी के हैं, एचपी के हैं, कहीं के भी हैं, बट गवर्नमेंट के थ्रू एनसीईआरटी एक ऐसी बुक पब्लिश की गई है दिल्ली के थ्रू जो ऑल इंडिया में एक जैसा सिलेबस को फोकस कर रही है। तो किसी भी स्टूडेंट को घबराने की जरूरत नहीं है कि हम ये वाला सिलेबस तो इस वाले बोर्ड का है या ये वाला सिलेबस, ये सिलेबस जो है वो ऑथेंटिक एनसीईआरटी का सिलेबस है। एनसीईआरटी का सिलेबस मतलब हर स्टूडेंट को 12th में यदि वो आया है तो उसे इतना स्टडी करना होगा। और आपको अगर पहले ही दिन से आप बहुत अच्छी तैयारी करते हो तो आई होप कि आप अपने 12th में बायो में बहुत अच्छे
नंबर गेन कर सकते हो। ये नीट के प्रोस्पेक्ट से भी आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि आप क्या पढ़ने वाले हैं 12th में, या नीट में क्या जरूरी है क्या नहीं है। और ये अपडेटेड सिलेबस है। अब इसके बाद में आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करिए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। साथ ही मैं 11th का भी वीडियो सिलेबस डिस्कशन लेकर के आने वाली हूँ, तो आपको इसमें कोई चीज ऐसी जो आपको समझ में ना आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करें। और आगे के लिए वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को प्लीज लाइक करें। इसी तरह से और इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके बायो के लिए बहुत हेल्प करेंगी। थैंक यू।